क्लास 4। आज चौथी कक्षा है ना। एनवायरनमेंट की आज चौथी कक्षा है और आज की हमारी कक्षा का सेंट्रल थीम में आज की हमारी कक्षा के सेंट्रल थीम में क्या है? ईवीएस में चौथा फूड वेव और इकोसिस्टम पिरामिड। और कल तो पढ़ लिए थे ना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आज उसमें पढ़ेंगे जैव संचयन, जैव आवर्धन, ठीक है कि नहीं, और प्रदूषण से होने वाली बीमारी। इस एनवायरनमेंट की कक्षा का आज मूल बिंदु है, पहले लिख लो जैव संचयन। रुक जाओ, जैव संचयन, जैव आवर्धन, प्रदूषण से होने वाली बीमारी। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जैसे कैडमियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इटाई इटाई रोग होता है। जैसे मरकरी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मिनी माता रोग होता है। ये सब आपके प्रदूषण के कारण ही होते हैं। हमारे कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैसे प्लास्टिक, जैसे डीडीटी, जैसे बीएससी गैमेक्सिन जिसको कहते हैं, जैसे वीडी साइड में 2,4-D। ये सब ऐसे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो सूक्ष्म जीव से कभी भी नष्ट नहीं होता है। और इसका भक्षण जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर से ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं उसकी सांद्रता उतनी अधिक होती है। जैसे मनुष्य क्या है? टर्सरी कंज्यूमर है। गाय आपका यदि प्लास्टिक खा लिया तो उसका दूध का सेवन कौन करता है? मनुष्य। तो गाय में तो सांद्रता रहेगी ही उस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, लेकिन अधिकतम सांद्रता किसमें रहेगी? आप में, ठीक है। इसलिए परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में सबसे अधिक सांद्रता नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की होती है? पोषण स्तर 1, 2, 3, 4, तो 4 में होगी। पोषण स्तर 1 क्या हुआ? जो उत्पादक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स, जो सनलाइट की उपस्थिति में हमारे ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत क्या है? विशाल स्रोत क्या है? सनलाइट है, ठीक है कि नहीं। और उसके द्वारा हम भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिलहाल अभी मैं यह बता रहा हूं कि वो हुआ पोषण स्तर 1। पोषण स्तर 2 क्या हुआ? कल पढ़े थे, टिड्डा। पोषण स्तर 2 क्या हुआ? मेढक। तो जो जिसको खाता रहता है पोषण स्तर क्या होता है? बढ़ता रहता है। हम लोग क्या है? हम लोग पोषण स्तर 4 में आ जाएंगे और शीर्ष में आ जाएंगे। हम लोग के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और जिससे मनुष्य कई बीमारियों का क्या होता है? आज देखते हो मनुष्य में अनेक अनेक तरह का विचित्र तरह का बीमारी आता है। पहले इस तरह की विचित्र टाइप की बीमारी, एक तो टेम्परेचर भी है, पॉल्यूशन भी है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद इस तरह का आपका सब्सटेंस, जो दूध हम लोग पीते हैं, पता नहीं कि वो दूध शुद्ध है कि नहीं है। ये भी बहुत मामलों में फैक्ट, बहुत सारे तत्वों पे निर्भर करता है, ठीक है कि नहीं। कई दूध ऐसी होती है कि जो हजारों रुपए लीटर मिलता है, जो पूरा ये सब चीजों का ख्याल रखता है, जैसे बाबा रामदेव का। ठीक है। तो इसी कड़ी में आपको जानना है क्या? इसी कड़ी में आपको जानना है ये सारी चीजों को। हमारा जैव संचयन, जैव संचयन में क्या हुआ? नाम ही से स्पष्ट है, जैव संचयन मतलब कि जो जैव है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब उसका संचय हो रहा है और उससे भी बीमारियां उत्पन्न होती है। उससे भी हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी या जो वाटर पॉल्यूशन है, जैव संचयन में तो पहले वाटर पॉल्यूशन पूछता भी है कि जैव संचयन कहाँ होता है?
कौन तरह किस तरह के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो जल संचय, जल प्रदूषण उत्पन्न करेंगे, ठीक है कि नहीं। हमारा बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, ये जैव आवर्धन क्या, जैव आवर्धन में भी यही जो नॉन बायो, सारी समस्या के मूल में आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की उदाहरण कल हमने बताई थी कि ऐसा सब्सटेंस जो जैविक तत्वों से नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म जीव से नष्ट नहीं होता है, जैसे डीडीटी, जैसे गैमेक्सिन, जैसे प्लास्टिक, जैसे 2,4-D वीडीसाइड। वीडीसाइड का मतलब जो खरपतनाशी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूडीसाइड। ये यूडीसाइड वियतनाम अमेरिका युद्ध हुआ था, 2,4-D तो काफी चर्चित हुआ था। 1973 का अमेरिका वियतनाम युद्ध भी बहुत महत्व रखता है। फिलहाल आगे लिखिए, अब लिखिएगा ऐसे, जैव संचयन, जब जब जैव संचयन में लिखिए, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की मात्रा समय के साथ संचित होती जाती है, हवा पानी मिट्टी में, हवा पानी मिट्टी में, तो उसे जैव संचयन कहते हैं। तो उसे जैव संचयन कहते हैं, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन अंग्रेजी वर्ड है, बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब संचित करना। दूसरा वर्ड कौन सा था? जैव आवर्धन। तो लिखो जैव आवर्धन। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फूड वेव के भीतर, खाद्य जाल के भीतर, अभी बता रहे हैं खाद्य जाल क्या है, फूड वेव के भीतर जीवों में लगातार जैव संचयी विषाक्त पदार्थ की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, समझ गया ना, माने पोषण स्तर 1 में कम रहेगा, 2 में ज्यादा, 3 में ज्यादा, 4 में उससे ज्यादा। तो जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, वैसे सांद्रता बढ़ती जाती है। वो जो विषाक्त पदार्थ है उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक है। नोट, भूलेंगे नहीं कि ब्रोमियम एक अस्थाई जैविक प्रदूषक है।
एक अस्थाई जैविक प्रदूषक है, एक अस्थाई जैविक प्रदूषक है जो जैव आवर्धन को बढ़ाता है, जो जैव आवर्धन को बढ़ाता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, याद रहे, याद रहे, पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। फिर लिखिए, कैडमियम की अधिकता से ठीक है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। इटाई कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। जबकि मरकरी की अधिकता से मिनी माता, कैडमियम की अधिकता से इटाई। कौन इटाई? ठीक है। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये तीनों बीमारी को याद रखना। ये तीनों बीमारी आपकी परीक्षा का फेवरेट बीमारी है, साथ में जैव संचयन और जैव आवर्धन भी, साथ में ब्रोमीन एक अस्थाई जैविक प्रदूषण रसायन है। इसके अलावा जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस थे उसके शब्द से ही स्पष्ट था, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीव से हम उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे डीडीटी, जैसे बीएससी या गैमेक्सिन, जैसे प्लास्टिक, ये सब ऐसे 2,4-D वीडीसाइड, 2,4-D का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? वीडीसाइड, खरपतनाशी में करते हैं। घास फूस जो हो जाता है खेतों में तो 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि नहीं? और कल बताए थे कि डीडीटी की सांद्रता बढ़ गई तो गिद्ध और बाजों की संख्या, बायोडायवर्सिटी प्रभावित हो गई। और उसके एक दिन पहले बताए थे, 2-4 दिन पहले, कि बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए हम लोग क्या स्थापित किए हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। पढ़ाए थे ना? यूनेस्को के द्वारा एक मैप कार्यक्रम के तहत सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जितने भी थे सभी की जानकारी आपको दी गई थी। सबसे पहले नीलगिरी, जो काफी महत्वपूर्ण है, और इसी नीलगिरी में, केरल में नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल से संबंधित है। टोडा जनजाति पाई जाती है जो मातृसत्तात्मक है। और यहाँ पर एक सोला फॉरेस्ट भी होता है जो कहाँ है? केरल में। सोला फॉरेस्ट कहाँ है? और केरल में एक साइलेंट घाटी भी है, शांत घाटी, जो जैव विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है।
साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? केरल में है। खैर फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं थे, हम लोग जिस अध्याय में है उसको देख रहे हैं, तो हम लोग हैं इस पार्ट्स में। और तब है हम लोग जैव जाल नहीं, फूड वेब में, फूड वेब में है, माने खाद्य जाल में है। कल हम लोग पढ़े थे क्या? खाद्य चेन, खाद्य फूड चेन पढ़े थे। आज हम फूड वेब देखेंगे, खाद्य जाल। और तब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट है इकोसिस्टम पायरामिड। कल मैंने बताया भी था कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में, पोषण स्तर पे जाने में ऊर्जा का ह्रास होता है। 10% का नियम बताया था, लिंडमान ने दिया था। और ये 10% का नियम को हमेशा याद भी रखिएगा। इसी कड़ी में हम लोग अब देखेंगे फूड वेब को, खाद्य जाल क्या होता है। तो लिखिए खाद्य जाल, खाद्य जाल, खाद्य जाल। बताओ जी कोई आदमी, खाद्य जाल क्या होता है? सर खाने में जो जाल पाया जाएगा ना, उसको खाद्य जाल कहेंगे, महापूर्वक है। तो लिखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फूड चेन का आपस में जुड़े होना, दो या दो से अधिक फूड चेन का आपस में जुड़े होना, आपस में जुड़े होना फूड वेब कहलाता है, फूड वेब कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। ठीक है, जैसे कल बताए थे दो फूड चेन, एक बताए थे फूल, कीट, मेढक, सांप बताए थे, और एक बताए थे हरा पौधा, टिड्डा, इसके बाद मेढक और सांप। तो दो फूड चेन था। ये दो फूड चेन का आपस में जुड़ा होना जाल कहलाए। जाल मतलब ये होता है जाल की तरह, सब एक दूसरे से क्या रहेगा? गुथा रहेगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये फूड वेब होगा कि फूड चेन होगा? फूड चेन होगा। अब फूड वेब क्या होगा कि जब इकोसिस्टम में दो या दो से अधिक फूड चेन आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो दोनों क्वेश्चन आपको दे सकता है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो फंस जाते, आपको सब एक ही लगता। लेकिन अब समझ में आ गई कि नहीं, दोनों दो चीज है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, लास्ट है आपका इको पैरामिड, इकोसिस्टम पैरामिड। तो लिखेंगे पारिस्थितिकी पैरामिड, पारिस्थितिकीय पैरामिड या पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड। इसकी अवधारणा एल्टोनियन ने दिया, इसकी अवधारणा सबसे पहले एल्टोनियन ने दिया। एल्टोनियन ने दिया। किसने दिया? एल्टोनियन ने दिया, जो तीन प्रकार के होते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ एनर्जी। दूसरा पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ नंबर। और तीसरा पायरामिड ऑफ बायोमास। पहला क्या है? पायरामिड ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, टिक लगा लो उस पर। अब लिखो पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड सभी इकोसिस्टम में हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड
सभी इकोसिस्टम में हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। इसी कड़ी में ऊर्जा, इसी कड़ी में ऊर्जा हमेशा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, मतलब दूसरा समझे ना, अगले पोषक स्तर में, एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जाने पर घटती है। अति महत्वपूर्ण है कि इसी क्रम में लिंडमान ने इसी कड़ी में लिंडमान ने 10% का नियम को दिया। इसी कड़ी में लिंडमान ने 10% के नियम को दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा दो बातें। एक, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या रहता है? सीधा। दूसरा, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाएंगे तो ऊर्जा का दर घटेगा। और यह इस कड़ी में एक नियम है, जो उस नियम को किसने दिया था, और उस नियम का कौन सा परसेंट है? 10%। तो 10% का नियम निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद ने दिया? तो लिंडमान ने दिया। और पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम किसने दिया? एल्टोनियन ने। एल्टोनियन अंडरलाइन करो, भुला गए तुरंत। एल्टोनियन ने पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम का सिद्धांत दिया। इतना जल्दी मत भूलिए, ठीक है। नोट, 10% का ऊर्जा का नियम ध्यान रखना है। 10% के ऊर्जा का नियम, 10% के ऊर्जा का नियम सभी परितंत्र पर लागू नहीं होता है। सभी परितंत्र पे लागू नहीं होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी खत्म। अब लिखो पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। जबकि नहीं, ध्यान रखें कि घास का मैदान का पिरामिड सीधा, घास के मैदान का पिरामिड सीधा और वृक्ष का पिरामिड, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। उल्टा होता है। जबकि झील का पिरामिड अर्ध उल्टा। ये तीनों को ध्यान रखना। जबकि झील का पिरामिड अर्ध उल्टा का होता है सेमी इन्वर्टेड पिरामिड। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसका पिरामिड सिर्फ सीधा होता है? ए, ऊर्जा का, संख्या का, बायोमास का। सिर्फ ऊर्जा का होता है। और दोनों का पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का क्या मतलब हुआ?
पिरामिड हुआ, यह हुआ उत्पादक, इसके ऊपर क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ, तो यह होता है पिरामिड। ठीक है कि नहीं। मिस्र का पिरामिड तो वो तो अलग आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। और उसी से मिलता जुलता अभी एक म्यूजियम था जो 43वां विश्व धरोहर सूची तैयार हुआ, वो तो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था। हम यहां सिस्टम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में संख्या पिरामिड, इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड, वो दोनों सीधा और उल्टा दोनों होता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सिर्फ और सिर्फ वो सीधा होता है। तो लिख देंगे तीसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव द्रव्य का पिरामिड, जो सीधा और उल्टा हो सकता है, जो सीधा और उल्टा हो सकता है, जो सीधा और उल्टा हो सकता है, जो सीधा और उल्टा हो सकता है। जो सीधा और उल्टा हो सकता है, चाहे वो घास का मैदानी क्षेत्र हो या वृक्ष वाला क्षेत्र हो, कहीं भी होगा तो क्या हो सकता है, वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। तो इस तरह से आप इन चीजों को देखें और समझें। हमारा घास का मैदान देश में तो सामान्य है, लेकिन विदेश के घास का मैदान कई बार, जैसे पंपास, जैसे प्रेरी, ठीक है कि नहीं, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो नोट में लिख दो, नोट में लिख दीजिए विविध घास के मैदान, विभिन्न घास का मैदान। सबसे पहले लिख दीजिए पंपास, पंपास, पंपास में लिख दीजिए दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, या लेनोज भी, ब्रैकेट में लिख दो लेनोज भी, लेनोज भी कहते हैं, लेनोज भी कहते हैं, लेनोज, लेनोज। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका सब बुझते हैं ना, नहीं बुझते हैं तो समझ जाइए, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये सब उत्तरी अमेरिका हुआ। और दक्षिण अमेरिका हुआ ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब आपका हुआ दक्षिण अमेरिका। तो पूछेगा ब्राजील या अर्जेंटीना के घास का मैदान कैसा, तो पंपास। यदि पूछा कि उत्तर अमेरिका मतलब अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के घास का मैदान कैसा, तो प्रेरी। ठीक है कि नहीं। और डाउन्स कहां का होता है, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स कहलाता है, डाउन्स, डाउन्स कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स कहलाता है। जबकि जबकि कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहते हैं। जबकि कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा, नोट में लिख दीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा घास का मैदान यूरेशियन स्टेप है। यूरेशियन स्टेप है जो यूरोप और एशिया दोनों जगह पाए जाते हैं। जो यूरोप और एशिया दोनों जगह पाए जाते हैं। जो यूरोप और एशिया दोनों जगह पाए जाते हैं।
और लास्ट में है सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि मंचूरियन, ये तो ऐसे ही पकड़ लोगे, पूछेगा मंचूरियन मैदान चाइना, मंचूरियन मैदान उत्तर पूर्वी चाइना। मंचूरियन मैदान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग काफी विद्वान प्रकृति के हैं। मंचूरियन मैदान में आप लोग विद्वान प्रकृति के हैं, तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ईवीएस का एक और कक्षा नंबर 4 समाप्त हो गया। ढेर सारी बातों को हमने देखा, समझा। इसमें विविधा भी पढ़ा। विविधा क्या पढ़ा? घास का मैदान पढ़ा, कैंटलबरी, सवाना, पंपास, प्रेरी, लेनोज, इतनी डाउन्स। डाउन्स किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। जैसे आप ब्राजील का याद रखेंगे, उसी तरह से ब्राजील बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। ब्राजील में ही उसके रियो डी जेनेरो राजधानी में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कल शायद दिखाए भी थे, एजेंडा 21। वो हर संभव स्थिति में याद रहना चाहिए। ब्राजील 3 चीजों के लिए जाना जाता है, हॉकी नहीं, फुटबॉल, ठीक है कि नहीं। पेले उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी था, फुटबॉल का जादूगर पेले और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। क्रिकेट का भगवान भारत में तेंदुलकर और विश्व स्तर पे ब्रैडमैन को माना जाता है। यह भी याद रखिएगा। और याद रखिए कि ब्राजील सांबा नृत्य के लिए भी जाना जाता है। कॉफी पीता है सब, कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है। कॉफी की 2 प्रजाति बड़ी इंपॉर्टेंट है, अरेबिका और रोबोस्टा। और ब्राजील में कॉफी के बगान को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बगान को और ब्राजील में सबसे बड़ा बंदरगाह है कॉफी का, जिसको सेंटोस कहते हैं। देखो ये सब कैसा बेवकूफ सब है। सब हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करें, पीछे कॉफी मांगनी है। भोदू का भोदिए रह जाओगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, अब कॉफी मांग रही है, जिलाओ तो जैसा क्या छूटा मेरा। गजब हाल। ठीक है, कॉफी का बंदरगाह सेंटोस, कॉफी का बंदरगाह। और कॉफी की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, व्यापारिक मंडी, उसका नाम है साओ पोलो। उसका क्या नाम है? जल्दी से लिख लो फटाफट। ब्राजील में कॉफी के मैदान को, कॉफी के बगान को, ब्राजील में कॉफी के बगान को ब्राजील में कॉफी के बगान को ब्राजील में कॉफी के बगान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा। अरे 4 वर्ड तो याद रखना है। फेजेंडा, रोबोस्टा और अरेबिका। रोबोस्टा और अरेबिका। अरेबिका। इसके बाद है साओ पोलो, सेंटोस। इसके बाद है साओ पोलो। यही 4 बातें तो याद रखना है। फेजेंडा कॉफी का बगान है, रोबोस्टा और अरेबिका कॉफी की प्रजाति है। तो लिख देंगे कॉफी की प्रजाति, कॉफी की प्रजाति है। तीसरा लिख दीजिए, कॉफी का बंदरगाह। कॉफी की बंदरगाह, कॉफी की बंदरगाह सेंटोस ब्राजील है। सेंटोस ब्राजील है। जबकि कॉफी की सबसे बड़ी मंडी,
जबकि कॉफी की सबसे बड़ी मंडी कहां? कॉफी की सबसे बड़ी मंडी सौ पोलो है, सौ पोलो है। नेक्स्ट, भारत में कॉफी का संयंत्र, सॉरी, कॉफी का स्टेट, कॉफी का स्टेट किसको कहते हैं? कर्नाटक को कहा जाता है। सबसे अधिक कॉफी वहीं होती है, कर्नाटक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी कुछ देर पहले पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताए थे आप लोग, पता नहीं याद रखे कि नहीं, लिख देंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। जबकि कामिनी नामक रिएक्टर, जबकि कामिनी नामक रिएक्टर, जबकि कामिनी नामक रिएक्टर, कामिनी नामक रिएक्टर कलपक्कम में, कलपक्कम में स्थापित किए गए, स्थापित किए गए। स्थापित किए गए, स्थापित किए गए। ठीक है, भूलेंगे नहीं। एक और बताए थे कि नाभिकीय ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण खनिज, नाभिकीय ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? यूरेनियम है, यूरेनियम है, जिसके ऑक्साइड, तुम लिखती नहीं हो बच्ची, इसका देखो तो जी लिखती है कि नहीं? लिखती है तो बड़ा तेज लिख लेती हो तब। ठीक है, जिसके ऑक्साइड एलोकेक के रूप में जाने जाते हैं, जिसके ऑक्साइड माने किसके ऑक्साइड? यूरेनियम के ऑक्साइड एलोकेक के रूप में जाने जाते हैं, एलोकेक के रूप में जाने जाते हैं, एलोकेक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किए गए। तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। दूसरा, कोटा राजस्थान में कनाडा के सहयोग से। दूसरा, कोटा राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, कोटा राजस्थान में कनाडा के सहयोग से। तीसरा, तीसरा चेन्नई में, चेन्नई में कलपक्कम, चेन्नई में कलपक्कम लिखिए, चेन्नई कलपक्कम, अब ब्रैकेट में लिख दो पहला स्वदेशी। ये पहला स्वदेशी संयंत्र था चेन्नई में। चेन्नई में कौन? कलपक्कम, चेन्नई कलपक्कम। फिर लिख दीजिए। चौथा, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश।
में स्थापित किए गए। इसी कड़ी में कैगा कर्नाटक और काकरपारा गुजरात भी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में कैगा कर्नाटक और काकरपारा गुजरात भी महत्वपूर्ण है। काकरपारा गुजरात भी महत्वपूर्ण है। याद रखें कि वर्तमान में भारत में 21 परमाणु संयंत्र है, परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। 21 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। 21 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। बिहार के नवादा में इसकी संभावना है। किसकी? परमाणु ऊर्जा की संभावना है। अच्छा, जहां अप्सरा लिखे थे ना, वहां ईस्वी लिख दो 1956। भाभा तो लिख ली है ना, तारापुर तो लिख लिया है 1969। जहां अप्सरा लिखी हो या लिखे हैं अप्सरा, वहां 1956 लिख दीजिए, काम देगा। 1956 लिख देंगे। नेक्स्ट में लिख देंगे, जब विविधाई चल रहा है बूस्टर फैक्ट, तो लिख देंगे नाभिकीय ऊर्जा के विकास में ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कलकत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, कौन भूमिका निभा रहा है? कलकत्ता साइक्लोट्रॉन केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल ही में हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए। हाल ही में हरियाणा के गोरखपुर में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं, गोरखपुर में क्या स्थापित किया गया? परमाणु केंद्र स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त कुंडाकुलम तमिलनाडु में सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थापित की गई। सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थापित की गई। सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, की गई। कौन? कुंडाकुलम में। अभी हैदराबाद में एक नया परमाणु ईंधन परिसर का भी निर्माण हुआ। ऐसे भी मैं बता दूं, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कहीं पर कोई डेवलपमेंट हो, उसको करंट नहीं मानिए, उसको साइंस टेक्नोलॉजी का विविधा मानिए और उसको लिख लीजिए, परमानेंट हो जाता है। आपकी परीक्षा में 50 बार पूछे हुए हैं। ये जो परमाणु संयंत्र है, ये 50 बार पूछे हुए हैं विभिन्न रूपों में कि पहला परमाणु रिएक्टर, अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन से थे। 1957 में जब इसका उद्घाटन किया गया, 56 में एस्टेब्लिश हुआ, 57 में जब उद्घाटन किया तो उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1969 में हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
जिसके जनक माने जाते हैं भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को। और उसकी उन्हीं के गांव में सम्मान व्यक्त करने के लिए अमेरिका के सहयोग से तारापुर में हमने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया। इसी कड़ी में कैगा कर्नाटक, काकरपाड़ा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, मतलब जो जहां है, बिहार में भी इसकी संभावनाओं की तलाश की गई है। कहां? नवादा में। इसलिए बिहार के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अभी 1 साल पहले की बात है, हरियाणा में एस्टेब्लिश किया गया सबसे बड़ा कुंडाकुलम में। और 1 साल 2 साल पहले तक तो रोज पेपर में आता था। पर्यावरण कारण से पर्यावरणविद चिंता व्यक्त करते थे कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो हजारों लाखों लोग काल गलबित हो सकते हैं। क्योंकि पूर्व में भी परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। एक चेरनोबिल और दूसरा आपका फुकुशिमा, जापान में फुकुशिमा, और चेरनोबिल यूक्रेन में। ये दोनों परमाणु संयंत्र में ऑलरेडी सबसे पहले परमाणु दुर्घटना 1986 में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना उसको माना जाता है, और वह है चेरनोबिल की, और 2011 में फुकुशिमा की। तो उसी आधार पर पर्यावरणविद लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो कुंडाकुलम बड़ा चर्चित है, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे नया भी है एस्टेब्लिश्ड में। इन चीजों को याद करके रखना है। हालांकि आज हम बदलते समय में, एक समय तक तो 2010 तक हम लोग एटॉमिक एनर्जी पर फोकस कर रहे थे, फॉसिल्स एनर्जी की जगह। लेकिन अब हम लोग नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हम लोग पवन ऊर्जा और अन्य ऊर्जा पे फोकस करने लगे हैं, जिसके विषय में कई बार आपको जानकारी दी जाती रही है। आप भूतापीय ऊर्जा में कभी नहीं भूलिएगा मणिकर्ण को। लद्दाख मणिकर्ण आपका है हिमाचल में, आप पुग घाटी है लद्दाख में। कॉपी के ऊपर में लिख लो इसको। भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्रों में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख का पुग घाटी, लद्दाख का पुग घाटी, लद्दाख का पुग घाटी अति महत्वपूर्ण है। लद्दाख का पुग घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए अति महत्वपूर्ण है। टिक लगा लो उस पर, ऊपर में ही लिख देना या नीचे भी लिख सकते हो। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक दिन सुबह के सत्र में जब भाषण देते रहते हैं तो बताए भी थे, रूस में है, रूस में है। लिखेंगे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ संयंत्र, तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में है, रूस में है। ठीक है, नोट में लिख दोगे चर्चित और करंट में, और करंट में महत्वपूर्ण, और करंट में महत्वपूर्ण, और करंट में महत्वपूर्ण, करंट में महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्रों पे या नाभिकीय ऊर्जा पर नजर रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछने की, विविधात्मक क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रहती है। विविधात्मक क्वेश्चन पूछने की क्या रहती है? प्रवृत्ति रहती है। हालांकि अभी भी हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? थर्मल पावर ही है, कोयला ही है। क्योंकि उसके अलावा, हालांकि विगत कुछ वर्षों में हम लोगों ने लगभग 40% सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा था उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या जी, बहुत खुश हो? बताओ, खड़ी हो जाओ तुम। हाँ, तुम खड़ी हो। नहीं तुम खड़ी हो, खड़ी हो। तुम ही को कह रहे हैं बच्ची, तुमको। हमारा आंख ठीक है ना जी, तो हम देख रहे हैं इधर खड़ी हो रही है। क्यों इतना खुश थी? नहीं, खुश रहना चाहिए, कोई इसमें खुश तो है, आदमी को रहना ही चाहिए। हम तो स्वयं कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराइए, और जितना टाइम हम पढ़ाते रहे और मुस्कुराइए। ठीक है, देखती हो
शुरू में दिमाग, अब देखती हो खाली केवल तथ्य अवधारणा निकल रहा है। तो बात समझ गए? अब दिमाग क्या हो गया? गर्म। अब तो ठंडा होने में टाइम लगेगा ना, अब तो गर्म हो गया ही। खुश रहना चाहिए, लेकिन बेवजह खुश का कारण हम समझ सकते हैं। क्यों बेवजह खुश थे? बोलो ना, तुम ही से पूछ रहे हैं, तुम्हारी हंसी गायब हो गई, क्यों खुश थी? बोलो ना। ये तो नहीं ना कही थी बगल वाले को आज लगता है सर पगला उगला गए, अभी भी नहीं हंस रही है, सब हंस रहा है, यही नहीं हंस रही है। तो क्या बोली हो? कुछ नहीं बोले, ऐसे ही हंस रहे हैं सर, मन किया हंसने को इसलिए हंस रहे हैं सर। क्या है? ऐसा ही कुछ मन हुआ, चलो बैठ जाओ। तब मन में तुमको हंसने का है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बेवजह नहीं हंसा करो, ठीक है? हमको लग रहा है हमको देख के हंस रही हो कि लगता है ये जानती हो, समझ रही हो सर, लगता है पगला उगला गए आज। एक साथ कई चले एनवायरमेंट पे पढ़ा दिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र सब एक साथ ध्वस्त हो गया, सारा कार्यक्रम एक साथ चल रहा है, ठीक है? पिरामिड के कार्यक्रम जैव संचयन जैव आवर्धन से होते हुए हम लोग कहां पहुंच गए? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पहुंच गए, और करंट भी पहुंचा दिए। अभी ये जो तैरता हुआ परमाणु संयंत्र भी चर्चा में आया था, उसको भी याद रखिए। ऐसे भी तैरता हुआ कोई चीज परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान में करके रखना है। और अभी ये सारी बातों की जानकारी हम आपको दे भी रहे थे। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है, इसको लिख ही लेना है, तो लिख देंगे भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भाभा, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ठीक है? जब इतना आप पढ़े ही हैं तो एक संवर्धित यूरेनियम होता है, उसको जान लेना चाहिए। लिखेंगे इनरिच्ड यूरेनियम नोट में, इनरिच्ड यूरेनियम, इनरिच्ड संवर्धित यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक हो ना? इनरिच्ड यूरेनियम। आइए, इनरिच्ड यूरेनियम क्या है? तो इनरिच्ड यूरेनियम है कि यह भी यूरेनियम का एक प्रकार है। लिखेंगे यह यूरेनियम का एक प्रकार है, यूरेनियम का एक प्रकार है। यूरेनियम का एक प्रकार है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के द्वारा इसका संवर्धन किया जाता है और परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग होता है, और परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग होता है। भूलेंगे नहीं कि पर्यावरण में सबसे अधिक यूरेनियम 238 पाई जाती है। भूलेंगे नहीं, पर्यावरण में सबसे अधिक यूरेनियम 238 पाया जाता है, लेकिन वह अनस्टेबल प्रकृति की होती है। लेकिन वह अनस्टेबल प्रकृति की होती है। अनस्टेबल प्रकृति की होती है, और इसका सबसे बड़ा
उत्पादक और इसका सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में 45% यही सप्लाई करता है, यही कंट्री, जिसका नाम है विवेक कुमार, जिसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक है, ये पढ़ती है कजाकिस्तान। घुड़ लो, ठीक से घुड़ लो, काला कपड़ा पहन के आई हो ना, और नजर उजर नहीं लगना चाहिए। घुड़ने लगा, कौन बता दी, हमसे तेज कौन, बताओ। कजाकिस्तान है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखें कि भारत के झारखंड के जादूगोरा में, भारत के झारखंड के जादूगोरा में यूरेनियम सबसे अधिक पाई जाती है। यूरेनियम सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान, लेकिन भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान तुम्मा तुल्ली, एसएससी में बराबर पूछता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तुम्मा तुल्ली आंध्र प्रदेश है, तुम्मा तुल्ली आंध्र प्रदेश है। ध्यान में रखें, मोनाजाइट ब्रैकेट में लिख दो, थोरियम का अयस्क, मोनाजाइट ब्रैकेट में लिखो, थोरियम का अयस्क, थोरियम का अयस्क के क्षेत्र में भारत एकाधिकार में है, और सबसे अधिक भारत एकाधिकार में है, और सबसे अधिक या केरल में पाई जाती है, कौन थोरियम केरल में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? मोनाजाइट के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? मोनाजाइट के रूप में पाई जाती है। इसीलिए कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग दक्षिण भारत में मकान बनाने में भी होता है? तो कौन? उसका नाम है मोनाजाइट। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या बात है, बोलिए ना, रखिए ना। तो कहाँ थे हम लोग मोनाजाइट में थे। तो मकान बनाने में किसका उपयोग करते हैं? मोनाजाइट का। इसको ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी लगभग सारी बातें हो गई। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर लिख लिए हैं। जीएसटी का दिवस लिख लीजिए। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। एवं इसकी थ्रेशोल्ड सीमा
थ्रेशोल्ड सीमा, इसकी थ्रेशोल्ड सीमा 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख है। पहले 20 लाख था, पहले 20 लाख था। पहले कितना लाख था? 20 लाख था। अति महत्वपूर्ण है कि जीएसटी सभी करदाताओं, जीएसटी करदाताओं के लिए एक टिन नंबर जारी करता है। सभी करदाताओं के लिए एक टिन नंबर जारी करता है, टिन नंबर जारी करता है जिसकी संख्या 13 अंकों की होती है, जिसकी संख्या 13 अंकों की होती है, यह भी ध्यान में रखें कि जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स स्लैब बनाया गया है। 4 प्रकार के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। हालांकि अब 5वां भी कर दिया गया है। पहले था 5%, 12%, 18%, 28%, अब लेटेस्ट हो गया 40। तो शुरू में था कितना? 4। तो कम से कम 5 वाला, 28 वाला जरूर लिख लीजिए कि 5% किससे लेते हैं। वहां लिख देंगे 4 प्रकार के टैक्स लेवे। 5% वाला, 5% किस पे लगता है? चीनी पे, चाय पे, दूध पे। चीनी, चाय, दूध, कॉफी। चीनी, चाय, दूध, कॉफी। अनाज, मोटा अनाज, मोटा अनाज, एलपीजी, फर्टिलाइजर, कोयला पर 5% लगता है। कोई भी पूछ सकता है इसमें। और 28% लगता है जितना लग्जरियस आइटम है, जैसे मोटर कार, माने लोगों से जुड़ा हुआ जो आइटम है उस पर कम है। ऐसे भी याद रखिए, बाय द वे भूल गए आप तो आपको लगेगा कि मोटा अनाज पे 28%, 18 ना, तो याद आएगा कि अरे मोटा अनाज तो आम जनता से रिलेटेड है, तो उसमें मिनिमम होगा। कितना होगा? चाय कॉफी आम जनता से रिलेटेड है, मिनिमम होगा। लेकिन मोटर कार लग्जरियस है, 28%। तो लिखेंगे मोटा कार, मोटा कार नहीं, मोटर कार। मोटर कार, मोटरसाइकिल, गेम, गेम, सीमेंट, पान मसाला, पान मसाला इत्यादि पर क्या लगता है? 28% लगता है। अब तुम्हारे मोबाइल पर 12%। तुम्हारे मोबाइल पे कितना लगता है? 12%। वो भी लिख लो, मोबाइल पे 12% लगता है, बहुत कॉमन चीज है। मोबाइल, मेडिसिन, ड्राई फ्रूट्स और विभिन्न धातु पर, और विभिन्न धातु पर, और विभिन्न धातु पर कितना परसेंट? 12% लगते। विभिन्न धातु मतलब जैसे लोहा, जैसे तांबा, जैसे अल्युमिनियम, एक ही में डाल दिए कि विभिन्न धातु पर 12%। ठीक है कि नहीं? मेडिसिन पर 12%। तो आपकी परीक्षा में पूछता है तो एक टिप्स भी दे दिए कि जो आम जन से जुड़ा हुआ है और जिसकी उपयोगिता है जीवन के लिए, तो वो आपका क्या है? 5। अब पान मसाला, रजनीगंधा, खुशबू ही कुछ अलग है, तो उसका मोटर कार, मोटरसाइकिल, सीमेंट, उससे मकान बनता है, लग्जरियस आइटम्स में आते हैं। बड़े स्तर पे मकान, छोटा स्तर पे तो नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन बड़े स्तर पर यदि आप
दो आदमी है और 4 मंजिल बना लिए, तो क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। हमारी ओर नहीं देखो, मेरा नहीं है, तुम ही लोग का है, ये सब कुछ तुम ही लोग का है, इसमें मेरा कुछ नहीं। हम उसके क्या है? हम उसके ट्रस्टी। कोई एक आदमी होगा ना जो संरक्षक होगा, तो सर हम लोग आके रह सकते, रह लो। सुबह उठोगे, फिर अपना झाड़ पोछ करोगे, कुर्सी लगाओगे, फिर रहने लगना। हमने कभी कहा है कि नहीं रखेंगे? मूल में आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हाँ, केवल मेरा रूम छोड़ देना एक ठो, जिसमें थोड़ा जाकर के सीधा उधा होते हैं, किताब उताब है, थोड़ा कभी कभी पढ़ने की इच्छा होती है तो पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मेरा तो रूम छोड़ ही दोगे। तो सर आप कहते कि सब आपका है, तो सब है ही, तो रहो, आज रहो, बेड ले आओ, यहीं पे रहना। सुबह 5 ही बजे उठाएंगे कमलेश जी, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये आपके मतलब, अब गंभीर बातों पे आ जाओ। तो गंभीर बातें यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी के संदर्भ में कि अप्रत्यक्ष कर का एकीकृत रूप है, इसी कड़ी में 1 जुलाई की चर्चा हो गई और ढेर सारी बातें निकल गई, ठीक है कि नहीं? होता भी है कि कोई बिंदु की परिचर्चा हो जाए तो ढेर सारी बातें उसके तहत आती है। आज हम लोग एक तरह से करंट देख ही लिए, नहीं, ढेर सारी करंट के बिंदु को भी देख ही लिए हैं। कल हम लोग का इकोनॉमिक्स क्या हो गया? समाप्त हो गया है, और नए सब्जेक्ट में नहीं समाप्त हुआ, और कुछ पढ़ना है। अब हम पूछताछ भी करेंगे ना, तो कल हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत हम करेंगे, और उस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। पहले पढ़िएगा कि बायोलॉजी? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ने वाले, उसका रिकॉर्डिंग बंद कर। केमिस्ट्री पढ़ने